क्या आपको मुश्किलात आ रहे हैं आज सरकार चलाने में, या दिक्कतें आ रही हैं लोगों की जो मुश्किलात उनको सॉर्ट आउट करने में? हैं ग्राउंड में हर चीज़ में मुदाखलत है। हमें एडवोकेट जनरल नहीं है, वो फाइल कितनी देर से वहाँ पड़ी हुई है। हमारा ये जो हॉस्पिटल है कुपवारा का जी, इसको आप लोगों ने, हमने सब ने मिलके एक सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की है जी। MS वहाँ है, उसके पास ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर्स ही नहीं है। वो अगर 10 रुपये भी कोई चीज़ खरीदना चाहे उसके पास वो ताकत ही नहीं। तो मेडिकल कॉलेज का अभी इशू बन गया है, उस वक्त क्या फैसला किया गया उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब सही जगह पे उसको जो है शुरू करना, कुछ शिफ्ट नहीं करना है, अभी तो नया बनाना है। शिफ्ट क्या करेंगे, बना ही नहीं है तो शिफ्ट क्या करेंगे। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब यहाँ सियासत में ऐसे अलायंसेस बनते रहे हैं। जब से मैंने पहले भी कहा, जब से मैंने होश संभाला जम्मू कश्मीर में, हमने ऐसे अलायंसेस बनते और टूटते देखे हुए हैं। पहले अफसरान की जो जवाबदेही है वो ज़्यादा बनती थी, क्योंकि उनका सारा जो कार्डर मैनेजमेंट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था। सज्जाद लोन साहब एक तरफ हैं, उनकी पार्टी है, और दूसरी ओर से अभी इंजीनियर रशीद साहब AIP, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। आप मानते हैं कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने के बाद लोगों की उम्मीदें जाग उठी थी और लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अब हमारी सरकार जब आएगी, हमारे मुश्किलात की सुनवाई होगी और हमें जो दूर दराज इलाकों में मुश्किलात फेस करने पड़ रहे हैं उनका अजाला होगा। क्या वाकई में सरकार उस पर खड़ा उतर रही है? क्या उस पर काम हो रहा है? आने वाले कुछ सालों तक क्या लोगों की मुश्किलात कम होने वाले हैं? मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र मुशीर नासिर असलम वानी साहब। इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सरकार में इस वक्त काम हो रहा है और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स और साथ साथ में जो इस वक्त सियासी घमासान यहाँ पर बना हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़े मुद्दत के बाद आज अपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल रहेगा सर, क्या इलेक्शन के बाद क्या वो माहौल बदला है? कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है इलेक्शन के बाद? मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को राहत मिली है जी। आपको शायद ना दिखता हो, क्योंकि आपका अपना एक नज़रिया होगा, उससे मुझे एतराज़ नहीं है, वो आपका अपना है। लेकिन एक फील गुड फैक्टर पूरी सोसाइटी में है। आपके तबके में भी जो आप आज सवालात पूछने की ज़रूरत करते थे, शायद इलेक्शन से पहले वो माहौल नहीं था। तो एक खुलेपन का माहौल बन गया है। वो सबसे बड़ी बात है जब अपनी सरकार होती है, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, लोगों की तवक्कात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और साथ साथ लोग सवाल पूछने के हकदार भी बनते हैं। शख्सी राज हो या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर हो या सिर्फ अफसरान के अंडर हो, उसमें वो अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। वो एक पहला फैक्टर है। दूसरा ये है कि जब ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्टेड लोग हैं उनका लोगों के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ उनको ग्राउंड पे किस चीज़ की ज़रूरत है वो पता चलती है, और उसकी निशानदेही लोग भी करते हैं, और उसमें उन सब चीज़ों को उठाने के लिए वो जो डिमांडें हैं, वो जो राहत देने का काम है, उसमें थोड़ी बहुत शिद्दत आती है। वो एक और चीज़ है। उसके अलावा जब चीफ मिनिस्टर साहब खुद चाहते हैं कि यहाँ तामीर तरक्की का जो है दौर ज़्यादा हो और उसमें ज़्यादा शिद्दत हो, वो भी हमको देखने में मिला है कि जैसे आपने देखा MLA हजरात के CDF को इंक्रीज़ किया गया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो एलोकेशन है वो बढ़ाई है। काफ़ी ऐसे बड़े काम हैं जिनको उठाने का जो फैसला किया गया है। वक्त लगता है, लेकिन जैसे लोगों की मैंने कहा तवक्कात ज़्यादा हैं, तो थोड़ी बहुत पेशेंस कम रहती है उसमें। सर, जिस तरीके से अभी रिसेंटली बहुत सारे बयान सामने आए, बहुत सारे बयान सामने आए हमारे चीफ मिनिस्टर के कि कहीं बार हमें मुश्किलात होती हैं। एक BBC के इंटरव्यू में भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पहले जब मैं अफसर के साथ बात करता था वो हमें 10 तरीके बताता था कि किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से इस स्कीम को हम कामयाब करें। आज मुझे वो 10 बहाने बताता है ना करने की। क्या आपको मुश्किलात आ रहे हैं आज सरकार चलाने में, या दिक्कतें आ रही हैं लोगों की जो मुश्किलात उनको सॉर्ट आउट करने में? ये तो आप खुद भी जानते हैं, सिस्टम नया है जी। UT और स्टेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पहले अफसरान की जो जवाबदेही है
वो ज़्यादा बनती थी क्योंकि उनका सारा जो कार्डर मैनेजमेंट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था। इस अफसर को ये भी डर रहता था कि मुझे तब्दील किया जाएगा, मेरा ACR इनने लिखना है जो है साल के बाद लिखा जाता है, और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, इनको पूछगछ है। अगर हम आज जो कार्डर ऑल इंडिया सर्विस के अफसरान हैं, अगर वो कहीं गलती भी करे तो हम उनको हिला नहीं सकते हैं, उनको किसी तरह सज़ा भी नहीं दे सकते हैं। सज़ा नहीं कि मतलब कि उनको अगर कहीं किसी पोस्ट से हटाए में हम तो वो नेचुरली जब तक आपके पास वो कंट्रोल ही नहीं हो। और यहाँ जैसे मतलब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम है, जवाबदेही एंड में आप सवाल हमसे पूछते हैं क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट हम है, लेकिन हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। पुलिस को कहाँ तैनात की जाए, आप उसमें क्या जो है इंतज़ामात ज़मीन पे करना चाहते हैं, आप कैसे यूनिफाइड कमांड में फ़ैसले लेते हैं और क्या फ़ैसले लेते हैं, इन सब में जो हम शामिल नहीं हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमारी है। तो नेचुरली जी साहब तो रिसेंटली कह रहे थे कि मेरे अंदर तो सिर्फ पुलिस है, अगर किसी को पुलिस चाहिए हम देंगे, बाकी तो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। बिल्कुल ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, और कायदे से ये होना ही ये चाहिए कि उनके पास ऑल इंडिया सर्विस, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का निज़ाम है। लेकिन जब आप देखते हैं ग्राउंड में हर चीज़ में मुदाखलत है, दो चार चीज़ें मैं आपके ज़रिए, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो उसकी निशानदेही करूँगा। हमें एडवोकेट जनरल नहीं है, वो फाइल कितनी देर से वहाँ पड़ी हुई है, एडवोकेट जनरल की तैनाती नहीं हो रही है। हमारे बिजनेस रूल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने पास करके वहाँ भेजे हैं, जिसको रोकने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता है, अब तक आए नहीं। इसी तरह बाकी कई चीज़ें हैं। यहाँ सौरा इंस्टीट्यूट है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में आता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है, उसको रीऑर्गेनाइजेशन करना है, क्योंकि अब LG साहब की जगह चीफ मिनिस्टर साहब उसके हेड होने चाहिए, वो अभी तक कहीं ऑर्डर नहीं हुआ। यहाँ छोटी सी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी है कल्चर एकेडमी, उसका हेड डिपार्टमेंट के लिहाज से चीफ मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन LG साहब अपनी जगह बदलना नहीं चाहते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं जहाँ वो मुदाखलत करना चाहते हैं, और मुदाखलत होती है क्योंकि इसमें तो ये एक्सपेक्टेड रहता है। बाकी कहने के लिए हम क्या कहें, वो क्या कहें, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे यही है। अभी सर जो गहमा गहमी चल रही है स्टेटहुड की, और बाकी बातें भी हो रही है, इलेक्शन की बातें हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या नज़रिया आपका? ये हमारा हक है, स्टेटहुड जितना जल्दी रेस्टोर हो वो हमारा हक है। कोई नया नहीं देना है, ये रेस्टोर करना था। एक था कि कोई स्टेट्स जो नहीं थे, जो यूटीज थे, उनकी डिमांड थी कि आप हमें बनाइए, हम स्टेट थे, स्टेट से हमको डाउनग्रेड करके यूटी में लाया गया है। हम बोलते हैं उसको रेस्टोर करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए। रिसेंटली एक अलायंस भी बना, उन अलायंस को आप कैसे देखते हैं? कौन सी नई बात है? आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब यहाँ सियासत में ऐसे अलायंसेस बनते रहे। जब से मैंने पहले भी कहा, जब से मैंने होश संभाला, जम्मू कश्मीर में हमने ऐसे अलायंसेस बनते और टूटते देखे हुए हैं। अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने देखा कि हमने कुछ अलायंसेस ऐसे बने जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा। ये कोई नई बात नहीं है जम्मू कश्मीर की सियासत। आपके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इसका कोई असर नहीं होगा? हम पे ही क्यों असर पड़ेगा? ये पॉलिटिकल सिस्टम है, आप हम पे ही क्यों असर पड़ाते हैं? क्योंकि आपकी बड़ी पार्टी है। अब बड़े पार्टी हो या ना हो, ये यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसे तजुर्बे बहुत किए गए, और हमने देखा, मैंने आपसे कहा आप तो बहुत छोटे हैं, हमने बचपन से ये देखा हुआ कि यहाँ तजुर्बे करने की कोशिश की गई, हमेशा ये तजुर्बे नाकाम हुए। लोगों को जब फैसला करने का मौका मिला, उन्होंने अपना एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दिया। उसकी वजह साफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी जो है ऊपर से बनी हुई तंजीम नहीं है, एक ग्रास रूट लेवल की तंजीम है। इसका ताल्लुक़ लोगों के दिलों से है, इनको पता है ये ज़मीन से बनी हुई है, ये कोई ऊपर से किसी सरकार ने नहीं थोपी हुई जमात है, न किसी एजेंसी की पैदावार है, न किसी पैसे की बुनियाद पे बनी है। इसका डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक़ यहाँ के लोगों के साथ है, और लोग जब भी फैसला करने की उस पोजीशन में आते हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में फैसला करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, नॉर्थ कश्मीर में, खासकर मैं कुपवारा ज़िले की बात करूंगा, यहाँ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन देखते हैं। जिस तरीके से सजाद लोन साहब एक तरफ हैं, उनकी पार्टी है, और दूसरी ओर से अभी इंजीनियर रशीद साहब AIP, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। आप मानते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? कौन से वाले दिनों में? कौन सा इलेक्शन है अभी तो इलेक्शन जीत के हम गए हैं और मैक्सिमम सीटें हमारी हैं, तो चैलेंजिंग पोजीशन कहाँ है? 500-800 वोट से वहाँ वो भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करेंगे यार, जो सियासत में आया है वो घर में थोड़ी बैठेंगे, मेहनत वो करते रहे हैं, वो साल से करते आए हैं। लेकिन आप जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस बारे में चैलेंज है? अभी कोई इलेक्शन नहीं होना, कोई ऐसे ग्राउंड में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके लिए हम थोड़ा सा आपकी बात को मान लें।
पिछला इलेक्शन अभी हुआ है, मैक्सिमम सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली हैं, तो और आपको क्या उससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए अपनी मजबूती का? सर यहाँ पर बहुत बार आपने कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा है, मगर सिर्फ कुपवारा से ही नहीं, जब हम सर्वे कर रहे थे और हम लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए कुपवारा में, तो कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से भी लोगों की नज़र आप पर है, क्योंकि आप सरकार के साथ इस वक्त बने हुए हैं, आप वास्ते हैं वो सरकार के साथ ज़्यादा हैं। इस वक्त यहाँ पर एसडीएच का बहुत बड़ा इशू है। जो हमारे वहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसको डीडीओ पावर नहीं है। बहुत बार इश्यूज़ भी हुए हैं। क्या आने वाले दिनों में हम इसको किसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल के साथ जोड़ सकते हैं? किस तरीके से आप इसको आगे ले जाएंगे और इसका ये बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे हल किया जा सकता है? बदकिस्मती की बात है, हम कुछ ऐसे इदारों को सियासत की नज़र करना चाहते हैं जी। उसमें एक बड़ी मिसाल है हमारा ये जो हॉस्पिटल है कुपवारा का जी। इसको आप लोगों ने, हमने सब ने मिल के एक सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की है जी। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सियासत से थोड़ा सा इंसुलेट होके इसको पूरा इसको इंसुलेट करके इसको जिस मकसद के लिए ये है और लोगों की खिदमत करें, हेल्थ केयर के हवा से वही बने। उसमें कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत हुई। अभी हालिया आपने देखा होगा नए सीएमओ साहब आए हैं, कुछ देर में आप देखेंगे एमएस भी आएगा। ये यहाँ एक बड़ी मुसीबत है, कोई भी सिस्टम इन प्लेस नहीं रहा है पिछले 10 साल में। एमएस वहाँ है, उसके पास ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर्स ही नहीं है। वो अगर 10 रुपये भी कोई चीज़ खरीदना चाहे उसके पास वो ताकत ही नहीं, पावर नहीं है उसके। तो वो थोड़ा बहुत उसको ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये देखेंगे कि कुपवारा का हॉस्पिटल जो है सबसे बेहतरीन होगा। कल मैं शाम को खुद भी गया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तो वहाँ साफ़ सफाई ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टरों की जो लोड बहुत ज़्यादा है सर वहाँ, लोड नेचुरली है। तभी मैंने इनको कहा है कि किसी तरह से रेफरल्स कम कीजिए। हमें वहाँ पैरामेडिक स्टाफ की बहुत कमी है। डॉक्टर्स अगर हैं भी लेकिन पैरामेडिक्स नहीं है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो होगा और उसको हमने किसी तरह से अपग्रेड करना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडिशनल हॉस्पिटल बने, चाहे वो स्टेट हॉस्पिटल बने मेडिकल कॉलेज के साथ। कोई ऐसा मेकनिज़म हमने बनाना पड़ेगा कि वो हॉस्पिटल उस मयार पे आ जाए जिसकी यहाँ ज़रूरत है, और यहाँ से रेफरल्स बारामूला और श्रीनगर ना हो। एक वो, दूसरा हमको यहाँ फुल फ्लेज्ड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल होना ही चाहिए। मैं इसी पे आने वाला, वो बहुत ज़रूरत है। मैं इसी पे आने वाला, तो वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करके यहाँ के लिए लाएंगे। यहाँ बहुत चीज़ों की कमी है। एक जामे प्रोग्राम बनना चाहिए, न सिर्फ कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बल्कि पूरे ज़िले के लिए। ये जो हम पीस मील्स में यहाँ डेवलपमेंट का जो है सिस्टम चला रहे हैं, ऐसे होगा नहीं। इसका बाज़ाब्ता एक्सपर्ट से मिल के, चाहे कुपवारा टाउन हो, चाहे हेल्थ केयर के बारे में बात हो, चाहे एजुकेशन के बारे में बात हो, इस तरह हो कि ये टाउन लगता नहीं कुपवारा का टाउन उस किस्म का उभर के आया है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। हमारा सारी जगह पे देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो है जो मिनी सेक्रेटरीट है वो होना चाहिए था। हमें अब तक यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए एक कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए था, वो नहीं है। इसी तरह बच्चों के खेल कूद के लिए स्टेडियम अभी अधूरा है। उसका ब्रिज है, उसका मुझे समझ नहीं आता, वो कोर्ट में फंसा हुआ है, दो तरफ से खाली है, बीच में बना हुआ है। यहाँ काफ़ी मुश्किलात ऐसी की गई हैं कि जिससे ये लगता नहीं है। हम चाहते हैं कि कुपवारा टाउन को जो है इस तरह डेवलप करें कि लोग देखें कि ये खूबसूरत हो। उसके बीचों बीच दरिया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिवर फ्रंट जो है दोनों तरफ से डेवलप हो, लोगों को लगे कि ये एक खूबसूरत सी टाउन है। इसी तरह पार्किंग का बड़ा मसला है। हम चाहते हैं कि एक जो है मल्टी लेयर पार्किंग बने, मैकेनाइज ना हो लेकिन रैंप पे चढ़ के बने ताकि वो फंक्शनल रहे। जी। कुपवारा में सिर्फ अड्डे हैं और वो जो है पार्किंग स्लॉट्स हैं, उसके अलावा कुछ टाउन में है ही नहीं। टाउन के बीचों बीच उन्होंने गार्बेज डंप लगाया था, शुक्र है अब वो उसको हटाया गया है। यहाँ बाज़ाब्ता गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं हैरान हूँ, यहाँ स्लाटर हाउस उन्होंने वाटर पॉडी पे बनाया है, हो ही नहीं सकता ये कहीं अलाउड। साइड का बहुत बड़ा इशू है, साइड का भी इशू है। मैंने कहा एक प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। कुपवारा को बहुत कुछ चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि बस हम आए हैं तो हमारे पास कोई जादू का चिराग है और एक सगा होगा। सब कुछ देखना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, बाकी कंस्ट्रेंट्स भी देखनी पड़ेगी। उस सब चीज़ों के बीच में जो हमसे हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पावर का निज़ाम बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। सर्दियों में हम लोग बड़ी मुश्किलात में होते हैं। अगर हमको पावर मिले भी, हमारी जो आगे कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी,
तो अल्लाह का शुक्र है एक नई एडिशनल ट्रांसमिशन लाइन का हम बंदोबस्त कर रहे हैं आरामपुरा से, जो कुपवारा टाउन से होते हुए खिलारूस और लोलाब को भी कनेक्ट करेगा। इसी तरह जो हमारा कनेक्टिविटी है, जो मेन हमारा रोड है सोपोर से लेके संग्रामा से लेके कुलनगाम तक, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि हमारा अपना रास्ता वो बने। ये जो नेशनल हाईवे है ये आ रहा है बारामूला से रफ़ियाबाद के साइड से, लेकिन हमारा सोपोर और कुलनगाम का जो एक्सेस है वो अपग्रेड होना चाहिए। उसके लिए हमने फंडिंग अरेंज की है और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज का अभी इशू बन गया है, उस वक्त क्या फ़ैसला किया गया उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब सही जगह पे उसको जो है शुरू करना, कुछ शिफ्ट नहीं करना है, अभी तो नया बनाना है। शिफ्ट क्या करेंगे, बना ही नहीं है तो शिफ्ट क्या करेंगे। वो जहाँ बना था वो पता नहीं किस तरह साइट उस वक्त आइडेंटिफाई की गई थी, उसमें भी हमने सोचा है कि जो लोग उसमें जिम्मेदार हों उनको भी पूछा जाए कि ये कैसे सिलेक्ट की गई है, लेकिन अब वो हो जाए ताकि हम भी जल्द से जल्द एक मेडिकल कॉलेज तैयार कर सकें। सर, रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़ा तोहफा AAY जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनको दिया गया, जिसमें राशन बाकी चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई। उसमें एक बड़ा तबका BPL का भी था जिनको कह रहे हैं कि इग्नोर किया गया और उन तक वो सहूलियात अभी तक नहीं पहुंची है। क्या आने वाले दिनों में इस तरीके का कोई इकदाम उठाया जाएगा जिससे उनको भी फ़ायदा मिले? देखिए जनाब, ये सब चीज़ें ताबे रहती हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की। पहला बजट उमर साहब ने पेश किया और यूटी में बजट पेश करना कोई आसान काम नहीं है कि जब ये सारा पैसा टाइड अप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हमने कोशिश ये की है, हम कर रहे हैं। इसमें जो है पहली शुरुआत हुई है जिसमें IAY को जो है इस दायरे में लाया गया है। हम कोशिश करेंगे कि जब अगला बजट हो तो उम्मीद है उमर साहब थोड़ा इसको और बढ़ा के बाकी लोगों को भी इस दायरे में लाएं। 5 साल का लोगों ने जो है मैंडेट दिया है, हम 5 साल से पहले ही जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो पूरा करके देंगे। सर, आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी, खासकर अभी आप कुपवारा में हैं और आपका ताल्लुक भी कुपवारा से ही है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लोगों से क्या कुछ अपील रहेगी? अल्लाह करे कि हम यहाँ जो चाहते हैं कि कुपवारा को जो हक है वो दिला पाए, उसके लिए जितना हमसे हो सके हम ज़रूर करेंगे। सिर्फ लोगों से गुजारिश है कि वो हम पे एतमाद रखें और सब्र से थोड़ा बहुत काम लें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा कि हम भी उस मेयार पे आएँ जो इस ज़िले का हक है वो ज़रूर। और एक सवाल सर, आखिर पर, एक हमारा हॉस्पिटल है त्रेहगाम का, वो महाराजा के टाइम का है, महाराजा ने उसको इनॉग्रेट किया था, अभी तक उसको ना अपग्रेड किया गया है ना ही उस पर अभी तक काम हुआ है। लोगों की बड़ी तादाद ये चाहती थी कि उस पर थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया जाए ताकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी को फ़ायदा हो सकता है। ज़रूर है, मैं मिनिस्टर साहब से बात करूँगा। मैंने ये सोचा है कि वो हमारी चेयरपर्सन भी हैं इस ज़िले की, तो अगले हफ्ते 2 हफ्ते में मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आएँ, 1-2 दिन यहाँ रहें और ये सारे ज़िले की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें वो खुद जाएं ताकि उनको ये पता चले कि हेल्थ केयर और उनके पास एजुकेशन भी है, उनके पास सोशल वेलफेयर भी है। ये सारी जो महकमे हैं ये हमारे साथ ज़्यादा इनका ताल्लुक़ है और इससे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उनको यहाँ को हम लेके आएंगे ताकि वो खुद देख पाएँ और मौके पे फैसला कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवाल थे, आपने भी बहुत सारे सवाल हम तक पहुँचाए थे, पर वक्त की कमी को लेकर हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे नासिर साहब के साथ उठाए। जब दोबारा मौका मिलेगा इनसे फिर से बात करेंगे और फिर से आपके ही मुद्दे इनके साथ उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।